हेलो, नमस्ते, नमस्कार डॉक्टर्स। मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई, अगर जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है इंटरफेस की एस अवस्था में होता है। कहाँ होता है बेटा? और जो रेप्लिकेशन होता है वो द्विदिशीय होगा। और हम बात कर चुके हैं कि ये असुरक्षित विधि का पालन करेगा। असुरक्षित विधि की बात वॉटसन क्रिक ने बता दी थी, पर प्रूफ करने का काम किसने किया था? मिचेल्सन और स्टॉल ने। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़े कि दो चरण होंगे भाई। सबसे पहले जो डीएनए द्विकुंडलित होता है, कुंडली नुमा होता है, और दोनों कुंडलियों के बीच में हाइड्रोजन बंद होते हैं। अगर दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्या होगी? अलग अलग। वहां एंजाइम का रोल होता है। हमने पढ़ा कि जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा तो दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्या हो जाएगी? अलग। पर जैसी श्रृंखलाएं अलग होती है वो फिर से कुंडलित होने की कोशिश करती है। तो उस अति कुंडलन के तनाव को कम करने का काम टोपो आइसोमरेज एंजाइम करेगा। उसके बाद हमने कहा कि फॉस्फोडाइएस्टर या एस्टर बॉन्ड को तोड़कर फिर से सील कर देता है टोपो आइसोमरेज। पर जब ये श्रृंखलाएं जो है अकुंडलित हो जाती है तो फिर से हाइड्रोजन बंध बनना शुरू हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बंध फिर से बन जाएंगे तो हम नया कुछ डीएनए बना ही नहीं पाएंगे। तो दोनों श्रृंखलाओं को फिर से हाइड्रोजन बंध ना बनाए रोकने के लिए कौन सा? एसएसबी प्रोटीन का काम हो, जो सीधा रखेगा, स्थायित्व देगा। कुंडली को स्थायित्व देने का काम कौन करेगा? एसएसबी। कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एक बिंदु से शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओरी। प्रोकैरियोट्स में इसकी संख्या, और यूकैरियोट्स में, क्योंकि हमारा अंदर डीएनए कैसा होता है? रेखीय। और प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? वर्तुल होता है। इतना कुछ पढ़ चुके हैं। चलो, आज की जो कहानी है वो हम बात करेंगे, इस डीएनए रेप्लिकेशन का दूसरा पद पढ़ेंगे, नई श्रृंखला का निर्माण। और उसके बाद में आरएनए आ जाएगा और अनुलेखन की बात करेंगे। ठीक है, चलो। अगर हो जाता फिर अनुलेखन देख लेंगे। देखो, ये डायग्रामेटिक व्यूज है, ऊपर वाला हम पढ़ चुके हैं। आज जो बारी है नीचे वाले पोर्शन की रहने वाली है। सबका ध्यान बेटा मेरी तरफ। दूसरा जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, नई श्रृंखला का निर्माण। यहां से देखने का 5 से 3 और 3 से 5 ये डीएनए की पैतृक श्रृंखला थी। आप देख रहे हैं कि 5 से 3 की दिशा में एक नई श्रृंखला सतत रूप से बन रही है, और यहां भी 5 से 3 में एक श्रृंखला असतत रूप से बन रही है। यहां पर एनसीईआरटी की कुछ चीजों को मेंशन कर देते हैं जो उन्होंने लिखा नहीं है। यहाँ कुछ डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं। इन बॉक्स को कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमर कहते हैं। कहा जाता है कि नई श्रृंखला बनाने का काम डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज करेगा। डीएनए पर ही निर्भर, क्योंकि ये ब्लू वाली कौन है? डीएनए। इसलिए कहते हैं डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। और नए न्यूक्लियोटाइड किस दिशा में जुड़ेंगे? 5 की दिशा में कि 3 की दिशा में? तो गाड़ी 5 से तो डीएनए का बहुलीकरण किस दिशा में होता है? नीड 24 का सवाल है। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का बहुलीकरण करेगा 5 से 3 की दिशा में। और नया फॉस्फेट कहां जुड़ता है? 3 से। पता है? अब एक बड़ी गजब की बात है, डीएनए पॉलीमरेज यहां मेन एंजाइम है। कहती है एनसीईआरटी के प्रभावी एंजाइम माना जाता है। डीएनए पॉलीमरेज इसलिए प्रभावी एंजाइम है क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को कम समय में तीव्र गति से शुद्धता के साथ जोड़ता जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी इसे एक प्रभावी एंजाइम का नाम देती है।
इसे सुनो, कथन और कारण है। डीएनए पॉलीमरेज एक प्रभावी एंजाइम माना जाता है। सही बात। तर्क, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण 5 से 3 की दिशा में कम समय में करेगा। 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर प्रति सेकेंड से जोड़ेगा। आया, शुद्धता के साथ जोड़ेगा, तीव्रता के साथ जोड़ेगा, इसलिए प्रभावी एंजाइम। और इसकी कमी है, ये श्रृंखला की शुरुआत नहीं कर सकता। फिर क्या मतलब प्रभावी होने का? गड़बड़ हो गई मामला। डीएनए पॉलीमरेज का ही रोल है यहाँ पे, पर ये श्रृंखला की शुरुआत नहीं कर पाता, ये पूरक पहचान ही नहीं पाता। तो यहां फिर एक एंजाइम का रोल आएगा, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज बच्चों एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनाएगा, और उस आरएनए के टुकड़े को हम कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं? अब सुनना, ये जो सतत दिखाई दे रही है वहां एक ही प्राइमर जुड़ा है। यहां बहुत सारे प्राइमर जुड़ने की वजह से बहुत सारे टुकड़े बन गए। जितने प्राइमर होंगे उतने टुकड़े हो जाएंगे। एक ही प्राइमर जुड़ने से श्रृंखला कंटिन्यू करेगी। यहां प्राइमर जुड़ा तो यहां से शुरुआत, यहां खत्म होगी, फिर यहां से शुरू हो गया, यहां से श्रृंखला शुरू। जहां प्राइमर आएगा वहां से श्रृंखला शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि यहां पर श्रृंखला सतत है और यहां असतत है। इसका रीजन प्राइमर है। कौन है? अब सवाल आपका ये होगा, क्यों क्यों यहां सतत और क्यों यहां असतत हो, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसका रीजन यही है कि डीएनए रेप्लिकेशन को एक साथ संपन्न नहीं किया जा सकता। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों श्रृंखलाएं किससे जुड़ी है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। नए नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक खर्चीली प्रक्रिया है, इसलिए डीएनए का निर्माण एक साथ नहीं किया जा सकता। किस रूप में होगी ये? टुकड़ों में। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं? अब सवाल देखो, डीएनए रेप्लिकेशन किन चीजों को दर्शाता है? ऑप्शन आर, द्विदिशीय होगा, बोलो, असुरक्षित विधि के रूप में, द्विशाख के रूप में, इसे कहते हैं द्विशाख, तो चैन की तरह खुल रहा है। आया, ऐसे टुकड़े बनेंगे। आया, चलो। अब जैसे ये आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, अपना पूरक सेट कर लेगा, श्रृंखला को शुरू कर देगा। और जैसे ही श्रृंखला शुरू हो जाती है, डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है, क्या कर रहा है भाई, यहां से हट, मेरा काम है। तो उस बेचारे आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज हटा देता है, और फिर जो खड्डा बन गया आरएनए प्राइमर, उसकी मरम्मत करता है। क्या करता है? यानी डीएनए पॉलीमरेज में गुण है आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद उनको खड्डे की मरम्मत करना, उनको भरना न्यूक्लियोटाइड को। आया, और श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाना। तो कहा जाता है, इसलिए जो डीएनए है, हम बात करते कम और धीमे उत्परिवर्तन को दर्शा देता है। रीजन, ये द्विरज्जुकीय है, तोड़ना मुश्किल है, ये अपने पूरक अनुक्रम को बना सकता है, ये मरम्मत कर सकता है, और उत्परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण डीएनए कम और धीमे उत्परिवर्तन को दर्शाता है। आया, ये गुण भी उसके अंदर। आरएनए में ऐसा गुण नहीं होता। आरएनए में कोई मरम्मत का गुण नहीं मिलता है। मरम्मत या रिपेयरिंग का गुण केवल डीएनए के पास है। आ गया? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हो? कुछ पॉइंट आगे लिखेंगे। अच्छा, डायग्राम बना लें अपना। नंबर 2 इसमें लिख लेते हैं। और की परिभाषा लिख ली थी ना आपने कि नहीं लिखी? नहीं लिखी? एक लाइन लिख दें तो। और का लिख दो, डीएनए रेप्लिकेशन, एक लाइन लिख दो, डीएनए रेप्लिकेशन एक बिंदु से प्रारंभ होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बिंदु से प्रारंभ होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बिंदु से प्रारंभ होता है, जिसे जिसे ओरी जिसे ओरी, पूरा नाम क्या होगा बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या प्रतिकृति का उद्गम बिंदु।
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या प्रतिकृति का उद्गम बिंदु, प्रतिकृति का उद्गम बिंदु कहते हैं। तो हर जगह से शुरू नहीं होता रेप्लिकेशन, एक विशेष बिंदु से। नीट 24 का सवाल है दूसरा। गजब की बात है, इस टॉपिक से 2 सवाल नीट 24 ने पूछे थे। एक ओरी के बारे में पूछा और एक डीएनए पॉलीमरेज का पूछा। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक विशेष बिंदु से प्रारंभ होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्गम बिंदु। प्रोकैरियोट्स में संख्या 1 पहले लिख चुके हैं, और यूकैरियोट्स में ज्यादा। चलो अब दूसरा पॉइंट जो हमारा है, क्या प्लाज्मिड में भी ओरी होता है क्या? ये और नीट 24 का सवाल प्लाज्मिड पर आया था। और जिसमें ओरी होगा उसी का रेप्लिकेशन। नोरी नो रेप्लिकेशन, ये बायोटेक की मस्त लाइन है। ओरी है तो रेप्लिकेशन है, कोई ओरी नहीं तो कोई रेप्लिकेशन नहीं। एक और नीट का मस्त क्वेश्चन था। दूसरा प्रक्रम, नई श्रृंखला का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, बच्चों ये डायग्राम बना लीजिए। दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर दिख रहा है आपको, रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहा है, सतत और असतत श्रृंखला ओकाजाकी खंड। डीएनए हमेशा 5 से 3 में ही बनेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, जेनेटिक कोडोन हो, इन सब की दिशा 5 से 3, गांठ बांधने वाली लाइन है 5 से 3 ही रहती है। और सारी की सारी खर्चीली प्रक्रियाएं हैं। दूसरी खास बात, चाहे डीएनए बनाओ, आरएनए बनाओ, प्रोटीन, तीनों ही खर्चीली प्रक्रियाएं हैं, ऊर्जा खर्च होगी।
रेप्लिकेशन फॉर्क। जल्दी बनाइए। हो गया। चलो बेटा, अब एक ही करके हम समझते हैं, चीजों को लिखेंगे। नई श्रृंखला का निर्माण दूसरा बिंदु है हमारा, और इसके अंदर सबसे मेन काम है डीएनए पॉलीमरेज का। तो सवाल है, छोटे छोटे क्वेश्चन ए आर ही है, सारे के सारे ए आर कथन कारण बनने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। तो पहला सवाल है, डीएनए पॉलीमरेज को एक प्रभावी एंजाइम माना जाएगा, सही है। और तर्क हम लिखने वाले, जो हमने अभी समझाया ना, तो ये बन गया ना, फिर वापस समझा दूंगा। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ही है, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। बेटा बाद में इतना बड़ा पूरा नाम मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको प्यार से डीपी कहूंगा। क्या कहूंगा? डीपी, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एक प्रभावी एंजाइम है, एक प्रभावी एंजाइम है। क्या बात सही है क्या? ये कथन आ गया। अब इसका रीजन ढूंढेंगे हम लोग, क्योंकि ये कथन और ये इसका आंसर। क्योंकि सबका ध्यान मेरी तरफ पहले समझने की तरफ। क्योंकि हम बात करते हैं कि ये एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण किस दिशा में करेगा? 5 से 3, कम समय में, तीव्रता से, शुद्धता के साथ। एनसीईआरटी लाइनें अलग अलग बिखेर कर लिखी, हमने क्या किया? कंबाइन, बस। न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, 5 से 3 दिशा में। कह रहे क्यों आवाज कर रहे हो? कम समय, तीव्रता व शुद्धता के साथ।
ये इसका तर्क आएगा तो क्या होगा? स्पष्टीकरण सही है कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण 5 से 3 की दिशा में कम समय, तीव्रता व शुद्धता के साथ करता, इसलिए प्रभावी है। पर बेटा ये तीव्र गति से कर रहा है तो गलती कर बैठेगा, कर बैठेगा। और अगर वो गलती कर बैठेगा तो उसी गलती का नाम उत्परिवर्तन। यदि डीएनए तीव्र गति से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है तो गलती होने का चांस हो सकता है, और उसी गलती का नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया? उत्परिवर्तन। इसलिए कुदरत ने उसको रिपेयरिंग का ऑप्शन दिया है कि तू प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है। अगर तू गलत क्षार जोड़ देता है तो तू उल्टी दिशा 3 से 5 की तरफ पढ़कर समझो। पहले बहुत अच्छी चीज है, एनसीईआरटी की लाइनों को समझना बड़ा गजब का है। अगर मैं यूं कहूं कि अगर मेरे पास ए है, जी है, सी है, टी है, आप देख सकते हैं इसका पूरक बताओ। ए का, टी, जी का, सी का, जी। यहां मैंने लगा दिया जी। क्या सही है क्या? क्या हो गया? गड़बड़। क्या हो गई? नया जो हम बात कर रहे हैं वो किधर बनेगा? 5 से 3 की तरफ बेटा, 5 to 3। तो यहां से शुरू होगा और यहां जा रहा है। मेरी बात आ रही है समझ में? ये डीएनए की एक श्रृंखला, ये तो पैतृक वाली है। सुनो मेरी बात बेटा, अगर मैं कहूं कि ये पैतृक श्रृंखला थी और ये क्या बन रही है? नहीं, पूरक बनते जाएंगे। टी आया, सी आया, जी आया, पर यहां गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? तो कुदरत ने इसको प्रूफ रीडिंग की दी है कि डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग कर सकता है, गलतियों को पहचान। और ये गलती किस दिशा में पहचानेगा? 3 से 5। क्या गड़बड़ निकला? जी। तो यहां पर बहुत सारे नाइट्रोजन क्षारक होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे नाइट्रोजन क्षारक। ए होगा, जी होगा, सी होगा, टी। तो डीएनए इस जी को क्या करेगा? हटाएगा। और टी का पूरक क्या जोड़ेगा? ए। तो इसे कहते हैं मरम्मत करना। क्या करना? अगर अलग नाइट्रोजन क्षारक जुड़ गया तो उसे कहेंगे उत्परिवर्तन। तो डीएनए इस चीज को प्रूफ रीड करके हटाएगा और इसका पूरक जोड़ेगा। इसी को कहते हैं मरम्मत करना। तो डीएनए में गुण होने की वजह से ये कम उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी है। आरएनए में गुण नहीं है। आया कि नहीं आया? चलो देखो इसमें। 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर पर सेकेंड जोड़ने की क्षमता है। एक बहुत अच्छा डेटा एनसीईआरटी ने लिखा है, इसको हम लिख लेते हैं। स्पीड है, स्पीड का सबसे अच्छा एग्जांपल लिखा है 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर पर सेकेंड। तो गलती होने का चांस होगा भाई, 1 सेकंड में इतने चीजें जोड़ रहा है वो। और दूसरा एनसीईआरटी कहता है कि एक बहुत अच्छा है, ई कोलाई 20 मिनट में डबल होता, मिजर्सन स्टॉल में पड़ा था। और हिंदी में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ? 18 मिनट। बेटा 18 मिनट है रेप्लिकेशन का टाइम। और जीवन चक्र या कोशिका चक्र कितना? 20 मिनट। ई कोलाई कितने मिनट में डबल होगा? 20। पर रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट। बहुत गजब की डेटा है। तो अगर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन का समय, ई कोलाई स्पेशली रेप्लिकेशन का समय, जरा ध्यान दीजिएगा, दर जो है 18 मिनट है। कितनी है? 18 मिनट। और आ जाए कोशिका चक्र या डबल होने का समय। ई कोलाई का कोशिका चक्र टोटल समय आ जाएगा। कोशिका चक्र में टोटल आ जाएगा बेटा। कोशिका चक्र या डबल होने का समय कितना बेटा? 20 मिनट। अब कोई गड़बड़ होगी? रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट होता है और बैक्टीरिया डबल 20 मिनट में। छोटी छोटी बारीकियां हैं जो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब मैं कहूं कि भाई इतनी स्पीड से काम करेगा तो गलती कर बैठेगा। अधिक तीव्रता से बहुलीकरण करने के कारण क्या हो जाती है बेटा?
गलतियां हो जाती है उसी को हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो गलत चार्ज जुड़ने से क्या क्या संभावना है? उत्परिवर्तन। तो कुदरत ने इसका भी एक क्या निकाला, तरीका निकाला। डीएनए के अंदर मरम्मत की क्षमता दी, आरएनए में मरम्मत की क्षमता नहीं है। उत्परिवर्तन का चांस हो जाएगा। डीएनए आरएनए की तुलना में कम उत्परिवर्तन को दर्शाते हैं। अब एक नया एआर आ गया, तर्क। क्योंकि द्विरज्जु की है, पूरक बना सकता है, अपनी मरम्मत कर सकता है, आया, इसीलिए कम और धीमे उत्परिवर्तन को दर्शाता है। आया। ये आरएनए वर्ल्ड की लास्ट लाइन है, यहां लिखना सही होगा। कुछ चीजें मैंने जानबूझ के छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ, ताकि सेट हो आंसर बढ़िया समझ में आए बच्चे। एनसीईआरटी की लाइनें बिखरी होती है, पर जगह वहां लिखें जहां समझ में आए तो बेटर है। अधिक तीव्रता से बहुलीकरण के कारण गलत क्षार जुड़ जाएंगे, जिससे क्या कहेंगे बेटा? उत्परिवर्तन कहेंगे। अगला सवाल। तो उनको प्रूफ रीड करने की क्षमता है डीएनए में, आरएनए में क्षमता नहीं। हो गया? चलूं बेटा आगे मैं, पीछे लिख लिया बेटा? ओके, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे से जोड़ते हैं। डीएनए धीमे या कम उत्परिवर्तन दर्शाते हैं, कम उत्परिवर्तन दर्शाते हैं। क्या रीजन हो सकता है? डीएनए में ऐसा क्या खास बात है? इनमें जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें प्रूफ रीडिंग की क्षमता है। क्या है बेटा? हम कह सकते हैं डीएस द्विरज्जु की है। आंसर सब सुन लीजिएगा, कैसा होता है डीएनए? द्विरज्जु के होता है। दूसरी हम बात करते हैं मजबूत हाइड्रोजन बंध होते हैं जो स्थायित्व देने का काम करते हैं, तोड़ना आसान नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं पूरक बनाने की क्षमता है। क्या बनाने की क्षमता है? पूरक बनाने की क्षमता है। तीसरी चीज प्रूफ रीडिंग की क्षमता है। कैसा बेटा? प्रूफ रीडिंग, गलतियां सुधारने की क्षमता है। गलत नाटनचार को ये प्रूफ कर सकता है। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग 3 से 5 की दिशा में है। गलत क्षार को हटाकर मरम्मत करना। क्या करना? मरम्मत, रिपेयरिंग। ये डीएनए में है रिपेयरिंग का पावर, रिपेयरिंग करना। सही क्षार को जोड़ना। भाई गलत बैठ गया है, अरे गलत आ गया, सही करो। और उत्परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी है। क्या है ये? प्रतिरोधी है। रीजन है थाइमीन। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमीन, और थाइमीन कम उत्परिवर्तन के लिए जाना जाता है। छोटी छोटी बेसिक बात है, बहुत गजब के कॉन्सेप्ट बनते हैं। उत्परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी है। तो ये सारे रीजंस इसके आंसर के लिए जाएंगे। थाइमीन के कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। तो अगर आ जाए डीएनए आरएनए की तुलना में कम उत्परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि द्विरज्जु की है, पूरक बना सकता है, प्रूफ रीडिंग कर सकता है,
गलत क्षार को हटाकर उसकी मरम्मत कर सकता, उत्परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी है। ये सब खास बात है डीएनए की। और एक कमी है, डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला की शुरुआत नहीं कर सकता। ये कमी है। अगर आ जाए फायदे की बात तो हमने सब कर ली, कमी की बात यह है ये श्रृंखला की शुरुआत नहीं कर पाएगा। डीपी समझ जाओगे? डीपी का मतलब डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला को प्रारंभ नहीं कर सकता। ये एक बड़ी कमी है कि डीएनए पॉलीमरेज डीपी श्रृंखला को प्रारंभ नहीं कर सकता। तो अब फिर एक और एंजाइम आएगा, आरएनए प्राइमेज, अगली कड़ी। स्टेप बाय स्टेप समझना चीजों को। डीएनए पॉलीमरेज की भूमिका है, प्रभावी एंजाइम है, क्यों है हमने देखा। सेकंड, उत्परिवर्तन को कम दर्शाएगा, इसका रीजन ये देखा। अब एक कमी है इसकी कि ये श्रृंखला को प्रारंभ नहीं कर सकता। फायदा बहुत है, एक कमी भी है। अब इस कमी को दूर करने का तरीका देख रहे हैं, आरएनए प्राइमर। हो जाए तो बोल देना। क्या चलें आगे? हम्म, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो डीपी श्रृंखला को प्रारंभ नहीं कर सकता है, तो यहां पर हम बात करते हैं आरएनए प्राइमेज की भूमिका होगी। किसकी भूमिका होगी? आरएनए प्राइमेज की। तो अगले पेज पे चलते हैं, आरएनए प्राइमेज के बारे में, उसकी भूमिका। चलो, आरएनए प्राइमेज की भूमिका जो हम बात करते हैं, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज की भूमिका। आरएनए प्राइमेज क्या करने वाला है बेटा? ये एक छोटा सा आरएनए बनाएगा जिसे कहते हैं आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमेज बेटा छोटा न्यूक्लियोटाइड बनाता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के छोटे न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के छोटे न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर क्या कहलाएंगे बेटा? आरएनए प्राइमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए के छोटे न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर बनाते हैं, जो ध्यान दीजिएगा 5' सिरे पर जोड़े जाएंगे हमेशा, जो 5' सिरे पर जोड़े जाते हैं। और श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, और श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, और श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज तो कर नहीं सकता था, तो एक एंजाइम आरएनए प्राइमेज ने बनाया आरएनए प्राइमर, जो 5वें सिरे पर जुड़ेगा और श्रृंखला को प्रारंभ। इसलिए कहते कि जो डीएनए बहुलीकरण 5 से 3, ये 5वां सिरा है, यहां आरएनए प्राइमर जुड़ा तो गाड़ी ऐसे जाएगी 3 की तरफ, इसलिए 5 से 3 की दिशा में ही चीजें रहेगी। आ रही मेरी बात समझ में? क्यों डीएनए का बहुलीकरण 5 से 3 हो रहा? आरएनए प्राइमर भी रेस्पॉन्सिबल है। नया न्यूक्लियोटाइड वो तीसरे सिरे पर ही जोड़ेगा। चलो ये चीज हो गई। अब यहां पर जो हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार, डीपी के 3 प्रकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है
यहां अगर हम बात करते हैं डीपी फर्स्ट, जो पहला प्रकार है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पर, नोबेल प्राइज विनर था। इसका बेटा और इसका बाप दोनों ने नोबेल प्राइज जीता था, एक फिजियोलॉजी के लिए, एक बायोकेमिस्ट्री के लिए। एक 2008-9 में था और एक 1959 या 60 में मिला था उसको। कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं, दोनों को नोबेल प्राइज। भाई कॉर्नबर्ग ने बताया था, तो कॉर्नबर्ग एंजाइम श्रृंखला की क्या करेगा, मरम्मत। क्योंकि ये आरएनए प्राइमर को क्या करेगा, हटा देगा। जब आरएनए प्राइमर हट जाएगा तो वहां गैप आ गया, और उस गैप को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आरएनए प्राइमर श्रृंखला की शुरुआत करता है, पर आरएनए प्राइमर को हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आ गया। फिर सेकंड बी, डीपी सेकंड, डीपी सेकंड भी मरम्मत करता है फर्स्ट और थर्ड की अनुपस्थिति में। और दूसरा है प्रूफ रीडिंग का काम इसका सबसे ज्यादा रहता है। प्रूफ रीडिंग, गलत नाटन शारक को पहचानना, हमने देख लिया था। प्रूफ रीडिंग के अंदर कौन से पॉलीमरेज की भूमिका होती है, डीपी सेकंड। प्रूफ रीड करना इसका मेन काम होता है, गलतियों को सुधारना। कौन सी दिशा, 3 से 5। तीसरा डीपी थर्ड। डीपी थर्ड का भाई साहब लंबी श्रृंखला बनाने में, अगर आ जाए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है जो लंबी श्रृंखलाएं बनाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड। लंबी श्रृंखला के निर्माण में मुख्य एंजाइम ये भाई साहब मेन है। अगर लंबी श्रृंखलाएं बनानी है, बहुलीकरण करना है जबरदस्त, ये भाई साहब सबसे पावरफुल एंजाइम है डीपी थर्ड। अगर आ जाए सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला कौन होगा, थर्ड। प्रूफ रीडिंग करने वाला सेकंड, आरएनए प्राइमर को हटाने वाला फर्स्ट। तीनों ही अलग अलग देखो मस्त मस्त काम कर रहे हैं। अब श्रृंखलाओं की बात तो कर रहे हैं, आएंगे कहां से न्यूक्लियोटाइड, ऊर्जा भी तो चाहिएगी। अब ये काम कौन करने वाला, एक और सवाल। डीएनए पॉलीमरेज की भूमिका देखी, प्रभावी एंजाइम। गलतियां देखी, उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन कम दर्शाएगा। आरएनए प्राइमरेज आरएनए प्राइमर बनाएगा, श्रृंखला शुरुआत करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होंगे, उनका क्या रोल रहेगा। क्या आप तैयार हो बेटा। अब हमें नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं एनसीईआरटी में, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दो काम करेगा, क्या करेगा, दो काम करेगा। देखें कैसे काम करेगा। तो एक सवाल कथन और कारण का,
डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरी भूमिका निभाता है। अरे ये खुद अवस्थर पदार्थ के तौर पर नाइट्रोजन क्षारक उपलब्ध करवाएगा और फॉस्फेट को हटाकर ऊर्जा मुक्त करेगा, और यही ऊर्जा बहुलीकरण में काम आएगी। आप तैयार हो? चलो, तो यहां हम बात करते हैं एटीपी का पूरा नाम बताओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? साइड के टाइड। ये ऊपर वाला क्या है? साइड है के टाइड है? नाम साइड है पर क्या है? क्योंकि जब भी फॉस्फेट जुड़ गया तो वो क्या बन गया? तो ये पिक्चर ये है, ये शर्करा है, ये एडिनिन है और ये फॉस्फेट है। तीन फॉस्फेट में से दो उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। क्या होते हैं? अब देखो बेटा, यहां डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की अगर बात करें तो बेटा इनमें कौन कौन शामिल हो सकता, समझना। अगर मैं को डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, ये थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, और ये बोलो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है। ये इनके आंसर है। ये सब न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये सब? ये सारे है दोहरी भूमिका को दर्शाएंगे। कितनी भूमिका बेटा? तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड ही है जो दोहरी भूमिका को दर्शाते हैं। अब दोहरी भूमिका का तात्पर्य है दो चीजें। पहली चीज है बेटा ये नाइट्रोजन क्षारक या न्यूक्लियोटाइड, एक ही बात है, या एनसीईआरटी हिंदी में कहा जाता है अविस्तर पदार्थ उपलब्ध करवाना। देखो इसमें कौन आएगा? एडिनिन मिल गया, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आया, थाइमिन, ये। अब यहां एनसीईआरटी कहती है जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, ये देखो यहां से जब ब्रेक होगा, जैसे एटीपी टूटकर क्या बनाएगा? एडीपी, और टूटकर क्या बनाएगा? एएमपी। तो क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। तो यहां दो उच्च ऊर्जा वाले बंद होते हैं, जब ये टूटते हैं तो क्या मुक्त होगी? और वही ऊर्जा डीएनए के बहुलीकरण में काम आएगी। फॉस्फेट बंध टूटने के कारण, फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले हैं, फॉस्फेट बंध टूटने से मुक्त ऊर्जा डीएनए बहुलीकरण में काम आती है। डीएनए बहुलीकरण में उपयोगी। ये दोहरी भूमिका हो गई, एआर बना लो भले इसको। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरी भूमिका को दर्शाता है। सही बात। ये न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियोटाइड भी तो चाहिए, क्या जोड़ेगा भाई? तो इस तरह से वो निकालेगा केंद्रक द्रव्य से। अभी श्रृंखला कैसे बनेगी, सतत क्यों बनेगी, असतत क्यों बनेगी, उसका रीजन ढूंढते हैं।
सब लॉजिकल है ना, क्वेश्चंस निकलेंगे अच्छे, AR बन रहे हैं बहुत प्यारे। हो गया? जल्दी करो भाई। ये हिंदी इंग्लिश में एक ही रहेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ही एक तरह से, जहाँ फॉस्फेट जुड़ता है वो टाइड ही, ये सब टाइड ही है। न्यूक्लियोटाइड की दोहरी भूमिका भी मैं कह सकता हूँ। इस चीज को हम एक साइड में क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड ही है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड ही है, यहाँ 3 फॉस्फेट है बस। चलें आगे, चलो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो श्रृंखला बन रही है, एक बार फिर पिक्चर की तरफ दौड़ते हैं जो मैंने समझाया नहीं था। क्या आप तैयार हो? ये देखो, यहां हम बात करते हैं, सबका ध्यान चाहूंगा, उल्टा रीडिंग करते हैं। यहां से पढ़ेंगे बेटा, ऊपर से नहीं, यहां से 3 से 5 की दिशा वाली टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है दोनों ब्लू वाली, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पृथक होकर किसकी तरह काम करती है, टेम्पलेट, और उनके पूरक की क्या बनते हैं, नए डीएनए रज्जु। 3 से 5 वाली टेम्पलेट पर सतत श्रृंखला, और 5 से 3 वाली पर असतत। कारण, यहां एक ही प्राइमर जुड़ता है तो श्रृंखला कंटिन्यू क्या हो गई, सतत। अधिक प्राइमर जुड़ने की वजह से टुकड़े हो जाते हैं तो नाम, और इन टुकड़ों को क्या कहा गया, एक जापानी वैज्ञानिक ने खोजा था जिसका नाम ओकाजाकी ही था, और इसलिए नाम क्या पड़ गया, ओकाजाकी। अब यहां खंड के बीच में गैप आ गया, फिर एंजाइम, डीएनए लाइगेज, सीलिंग एंजाइम, आणविक गौण, बायोटेक से जोड़ना चाहूंगा, एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैंचिया, और डीएनए लाइगेज को आणविक गोंद कहा जाता है। तो इन ओकाजाकी खंड को सील करने का काम डीएनए लाइगेज। अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ओकाजाकी खंड की दिशा क्या होगी, 3 से 5 के 5 से 3, 5 से 3 आ गया? चलो देख लेते हैं। तो यहां 2 श्रृंखलाएं हम बात कर रहे हैं। कौन सी टेम्पलेट बेटा, उल्टा बोलो, 3 से 5 डैश। 3 से 5 टेम्पलेट पर लीडिंग श्रृंखला, उल्टा पढ़ना है। और यहाँ उल्टा बेटा बताओ, हिंदी मीडियम में गलत लिखा है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में, हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में गड़बड़ है। 5 से 3 टेम्पलेट पर, बोलो, कैसी श्रृंखला बनेगी बेटा, असतत, इसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग, लैगिंग श्रृंखला निर्मित। मेरी बात आ गई समझ में? उल्टा रीडिंग करना है, 3 से 5 की टेम्पलेट पर सतत का नाम लीडिंग, और 5 से 3 की टेम्पलेट पर लैगिंग। ठीक है, कभी भूल जाओ तो टूटी टांग याद रखना, लैग मतलब टांग और टूटी मतलब सतत, क्या सतत, तो टांग कैसी है,
हाँ, कभी भूल जाओ कि लैगिंग किसे कहते हैं, सतत को क्या असतत को। ये नीट का सवाल बन गया, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। सतत श्रृंखला को और असतत को, क्या स्टेटमेंट सही है? बस ये क्वेश्चन है। अब क्यों बनता है, रीजन क्यों, क्यों सतत है? क्योंकि क्योंकि एक प्राइमर का उपयोग, कितना, एक आरएनए प्राइमर जुड़ता है। अगर सवाल आ जाए ये सतत क्यों होती है बेटा, एक आरएनए प्राइमर जुड़ता है। और यहां पूछ ले रीजनिंग सवाल, बेटा बता असतत क्यों है? क्योंकि यहां पर, बोलो, अधिक आरएनए प्राइमर जुड़ते हैं, अधिक प्राइमर जुड़ने के कारण। एक कारण बेटा ध्यान दीजिएगा, क्यों सतत है और क्यों असतत है, हर चीज का लॉजिकल रीजन देख रहे हैं अपन। क्यों एक श्रृंखला सतत होती है, क्यों एक असतत होती है। असतत में टुकड़े बनेंगे, उन टुकड़ा का नाम ओकाजाकी। नेक्स्ट लाइन, ये खत्म करते हैं और यहां पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखना चाहते हैं। असतत श्रृंखला में 5 से 3 दिशा में ओकाजाकी खंड बनते हैं, जीने, जी हाँ, डीएनए लाइगेज। आणविक गॉन्थ, या बेटा दूसरा नाम सीलिंग एंजाइम। द्वारा सील किया जाता है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंड सतत श्रृंखला में बनेंगे क्या असतत, और दिशा, इनको सीलने का काम लाइगेज, जिसे आणविक गौण मॉलिक्यूलर ग्लू या सीलिंग एंजाइम भी कहते हैं। क्लियर है? चलो, ये चीज। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक साथ क्यों नहीं होता है, टुकड़ों में क्यों होता है, क्यों द्विशाख बनता है? लास्ट लॉजिकल क्वेश्चन, दो ले लेंगे, एक और ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? डीएनए पॉलीमरेज प्रभावी एंजाइम था, क्यों था? कम उत्परिवर्तन कर रहा था, क्यों कर रहा था? कमी क्या थी? श्रृंखला शुरू नहीं कर रहा था, किसने की? प्राइमर ने की। कौन बनाता है? आरएनए प्राइमेज। आया? उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का रोल, दोहरी भूमिका। आया? उसके बाद हम बात करते हैं सतत और असतत, ओकाजाकी खंड बनेंगे। अब सवाल एक नेक्स्ट और लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझने का है टॉपिक पूरा ही। हो गया? जल्दी करो, बाद आरएनए भी पढ़ना है यार।
जब धारा में अगर लैंग्वेज में लिखा तो पैराग्राफ बन जाता, मैं इसलिए क्वेश्चन फॉर्म में मुझे लिखना पड़ रहा, अलग अलग ताकि समझ में आए, अच्छे सवाल बन रहे हैं, बाकी मैं बोल देता, मेरे को इस अंदाज में लिखाना था। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं, लिख लिया हो तो। देखो नेक्स्ट हो गया बेटा, पीछे लिख लिया, चलो आ जाओ। उसके बाद हम बात करते, एक सवाल लिख लीजिए, इसमें मैं बोल देता हूं, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता, ये एक छोटे छिद्र नुमा संरचना, डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता, ये छोटी छिद्रनुमा संरचना द्विशाख, एक छोटी छिद्रनुमा संरचना द्विशाख के रूप में, ये छोटी छिद्रनुमा संरचना द्विशाख रेप्लिकेशन फॉर्क के रूप में संपन्न होता है, एक छोटी छिद्रनुमा संरचना है ना, द्विशाख रेप्लिकेशन फॉर्क के रूप में संपन्न होता है। अब क्योंकि जो हम बात करते हैं, क्योंकि रीजन जो हम बात करते हैं क्योंकि, तो बेटा क्योंकि का आंसर हम बात कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो रेप्लिकेशन फॉर्क के रूप में क्यों होता है, यही सवाल है हमारा कि यहां रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों बनता है, ये भी मैं कह सकता हूं सवाल, द्विशाख के रूप में क्यों होता है। तो एनसीईआरटी साफ लिखती है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ पृथक करना आसान नहीं है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक खर्चीली प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बंध तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, और न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। इसलिए 2.2 मीटर डीएनए को एक साथ खोल दिया तो ऊर्जा इतनी सारी कहां से लाएंगे, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन टुकड़ों में चलता है और उन टुकड़ों का नाम द्विशाख। आ गया, लिखो आंसर। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ पृथक करना आसान नहीं है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ पृथक करना आसान नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन एक ऊर्जा खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि रेप्लिकेशन एक ऊर्जा खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि रेप्लिकेशन एक ऊर्जा खर्चीली प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बंध तोड़ने, हाइड्रोजन बंध तोड़ने व नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने, हाइड्रोजन बंध तोड़ने व न्यूक्लियोटाइड, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बंध तोड़ने व नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भाई दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी अंदाज में सवाल आ सकता है, दोनों को अलग क्यों नहीं कर सकते, आंसर ये, डीएनए रेप्लिकेशन खर्चीली है, आंसर ये, रेप्लिकेशन फॉर क्यों बनता है, आंसर ये, हाइड्रोजन बंध को तोड़ोगे तो क्या चाहिए, ऊर्जा, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे तो क्या चाहिए, ऊर्जा। अब उल्टा सोचेंगे, आप सोचोगे उल्टा एक, चलो एक लास्ट सवाल, अगर एक सेल, अगर एक सेल की बात छेड़ी जा रही है जिसमें न्यूक्लियस है, मेरी बात सुनो बेटा, एस अवस्था में डीएनए की कॉपी होती है, आप जानते हैं एस अवस्था में डीएनए की कॉपी होती है, क्रोमेटिड की कॉपी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक क्रोमेटिड है और इसके अंदर कौन होता है बेटा, डीएनए का अणु है, आया, एस अवस्था में डीएनए की क्या हो जाएगी, कॉपी, क्रोमेटिड की क्या हो जाएगी, कॉपी। अगर मैं अपनी बात को ये छेड़ूं कि भाई यहां पर ये
विभाजन नहीं हो रहा और कॉपी पे कॉपी होती जा रही है। यहां डीएनए अपनी कॉपी पे कॉपी करता जा रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा है और डीएनए अपनी कॉपी की कॉपी बना रहा है। यानी डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात कोशिका विभाजन न हो तो एक ही कोशिका में बहुत सारे क्रोमेटिड हो जाएंगे और इसे कहते हैं बहुगुणिता। क्या कहते हैं? क्योंकि रेप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जनक है, मेरा जो डीएनए है, मैं अपने डीएनए की कॉपी बनाऊंगा और इस कॉपी को मेरे अपने बच्चे के अंदर भेजूंगा। आ रहा? उसी तरह माँ का जो डीएनए उसकी कॉपी होगी वो भी बच्चे में जाएगा। तो मम्मी और पापा दोनों के डीएनए की कॉपी बच्चे में जाती है। अगर हम कहें कोशिका विभाजित ही नहीं हो रही है और कॉपी होती जा रही है तो क्रोमेटिड की संख्या बढ़ जाएगी। इसे कहते बहुगुणिता। लिखिए, डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात, डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन न हो। पता है, एक बात सुनना, जेनेटिक्स में लाइन लिख चुके हैं अपन और नीट 24 का सवाल था, घुमा कर पूछा है। वहां था कि केंद्र विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन, तो बहुकेंद्र की अवस्था आ जाती। सिर्फ चीज घुमा रहे हैं लोग। डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो, डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन न हो तो बहुगुणिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन न हो तो बहुगुणिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पॉलीप्लोइडी। क्या बता सकता है कि ऐसा रसायन जो बहुगुणिता के लिए उत्तरदायी है? कॉलचीसिन। लैब में कर सकते हैं, बस डायग्राम बनाना तो बनाऊं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, हम पढ़ भी चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो ये था रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? सारे आंसर क्वेश्चन समझ में आए? चलो तो इसको फिनिश करते हैं। और जीवाणु में रेप्लिकेशन किस अवस्था में? द्विविखंडन से ठीक पहले पढ़ चुके हैं। चलो अगला जो हमारा है आरएनए। अब क्या है बेटा? आरएनए। आरएनए में कुछ भी लिखा है क्या? मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ना? अनुवांशन कुछ नहीं किया ना? चलो फिर फोटो बना रहे हो क्या? बहुत सारे क्रोमेटिड्स आ जाते हैं। N2N 4N 8N। समझ में आया रेप्लिकेशन पूरा? हेडिंग लगा लेते हैं। अब आरएनए की बारे में बात करें। आरएनए संसार पढ़ा दिया था ना मैंने। कुछ चीजें जो बची है वो अपन यहाँ देख लेते हैं अपन, है ना? एक बार है किसी की कॉपी देता हूँ, सबके अलग बैच में अलग कुछ होता है, पहले पढ़ा देता हूँ, कभी लास्ट में होता है। हेडिंग लगा देते हैं। कहाँ पढ़ा था? पूरा लिखा नहीं क्या? कोई रिपीट नहीं? अच्छा शुगर वगैरह सब लिखवा दिया ना, छोड़ो ये मुझे नहीं करवाना, फिर डायरेक्ट आ गया। ओके ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखवा दी मैंने, ठीक है। चलो लगाओ हेडिंग। आरएनए के प्रकार पढ़ने। अब अनानुवांशिक आरएनए सीधा रहा, बाकी सब पढ़ लिया हमने। हेडिंग लगा दो आरएनए के प्रकार। हेडिंग लगा दो आरएनए के प्रकार। सीधा हेडिंग लगा दो आरएनए के प्रकार। आरएनए क्या सबको पता है? आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए संसार में पढ़ा दिया था। पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। आरएनए से क्या बना? डीएनए। आरएनए में 4 क्षारक AGCU। आरएनए में शर्करा राइबोस। राइबोस के 2' कार्बन पर मुक्त क्रियाशीलता, स्थायित्व, यूरेसिल की वजह से भी स्थायित्व, एक रज्जु की वजह से उत्परिवर्तन। इसलिए अधिकांश विषाणुओं ने किसको स्वीकार किया? आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ के तौर पर। आया? तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में काम आएगा। ये एंजाइम की तरह काम कर सकता, उत्प्रेरक की तरह, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज 23S RRN, और संबंधन की प्रक्रिया स्प्लाइसिंग जो आगे पढ़ेंगे। तो प्रकार लगा दो हेडिंग आरएनए के प्रकार। 3 प्रकार है बेटा, जब आप बनाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। लक्षण, MTR, दही बड़े याद है? दही बड़े, बढ़ता हुआ क्रम, MTR।
लो भाई, सबका ध्यान, पहले पूरा नाम बताओ। एम का नाम हिंदी में बोलो। संदेशवाहक। मैसेंजर का मतलब ही संदेशवाहक, संदेशा भेजेगा भाई ये। अच्छा, टी का मतलब अंतरण भी बोलते हैं इसे, है ना, स्थानांतरण, अंतरण आरएनए, ट्रांसफर, अंतरण आरएनए, स्थानांतरण या अंतरण। अच्छा, आर का मतलब कोई बताएगा? वेरी गुड। राइबोसोमल। हिंदी इंग्लिश में एक ही आएगा, बोले हिंदी में लिखो और इंग्लिश में लिखो। राइबोसोमल। लो भाई, ये हो गए इनके नाम पूरे। संदेशवाहक, स्थानांतरण और राइबोसोमल। प्रतिशतता की बारी है। 1 से 5% बेटा। 1 से 5%। 10 से 15%। 80%। तो प्रतिशतता का बढ़ता क्रम बताइए। दही बड़े के मसाले। MTR। स्थायित्व का सही क्रम बताइए। MTR। सबसे कम स्थायी M। सबसे ज्यादा। बस बन गया नीट का सवाल। वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट इसलिए, एक बार नीट ने पूछ लिया था mRNA की खोज किसने की। वही है जिसने लैक ऑपरेंट खोजा था। जैकब और मोनोड होता है, मोनार्ड नहीं होता। जैकब मोनोड। टीआरएनए हॉली साइंटिस्ट, क्लोवर लीफ मॉडल, फेमस मॉडल था। और आरआरएनए एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर इनडायरेक्टली दे रखा है। अगर किसी ने जेनेटिक कोडोन ध्यान से पढ़ा है तो वहां एक साइंटिस्ट था, सेवेरो ओकुआ। ओकुआ एंजाइम। वही था आरएनए को खोज करने वाला। और अगर लैब में आरआरएनए की पूछ ले किसने बनाया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। एनसीईआरटी में साफ लिखा है। चीजें अलग जगह है। ये जेनेटिक कोडोन की लाइनें हैं। सेवेरो ओकुआ। और लैब में सबसे पहले बनाने का श्रेय डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जाता है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज के लिए चुना गया था। स्थायित्व की बात करते हैं। कम, अधिक, सर्वाधिक। इससे जल्दी याद हो जाएगा। रे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको बहुत सारे। स्थायित्व का क्रम, प्रतिशतता का क्रम, संरचना। कहते हैं कि जो एमआरएनए होता है वो रेखीय रूप में रहता है बेटा। कैसा होता है? रेखीय। ऐसा रहेगा। और रेखीय रूप की वजह से बेटा इसके ऊपर कोडोन होते हैं। टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं इसको।
लो भाई खत्म। एक बार देखो कोई क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, मैं बोल देता हूँ, है ना। एक बार देख लो बेटा, समझ लो, फिर आपको बनाना ही है वैसे चार्ट। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे निकलेंगे। सुन लो कैसे रैंडम सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रतिशतता में कौन सा आरएनए होगा? सबसे कम एम। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? कौन सा आरएनए सबसे छोटा होता है? देखो अब याद करना। टीना सा। टीना सा। छोटा सा। कौन? टीआरएनए। छोटे बच्चे गुल्लू गुल्लू होते हैं, घुलनशील होते हैं। मजाक की बात है, कभी भूलोगी नहीं, कभी भूल जाते तो भी। जो टीना सा छोटा सा कौन है? टीआरएनए। घुलनशील कौन है? और छोटे बच्चे चिपको ही होते हैं, अडेप्ट। किसको अडेप्ट कर लेते हैं? अमीनो अम्ल को। तो अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करने वाला टीआरएनए। राइबोसोम बनाने वाला आरएन। कौन टेम्पलेट की तरह काम करेगा? जिस पर कोडोन होंगे और टीआरएनए पर उपस्थित एंटीकोडोन की पहचान करेगा, और इसी टेम्पलेट पर प्रोटीन बनता है। वो कौन है? एमआरएनए। रेखीय होता है, एक फोटो होगा तो वो शानदार समझ में आएगा। मिल गया। आओ, ये नीचे रेड पट्टी कौन है? इस पर कौन मौजूद है? और ये कौन सा आरएनए? इस पर कौन उपस्थित? तो हम कह सकते हैं एमआरएनए पर कोडोन टीआरएनए पर एंटीकोडोन की क्या करते हैं? पहचान। और ये कोडोन ही डिसाइड करते हैं कि टीआरएनए पर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा। तो प्रोटीन की श्रृंखला में जुड़ने वाला अमीनो अम्ल एंटीकोडोन तय करता है कि कोडोन तय करता है? अब मैं लैंग्वेज में बिगाड़ रहा हूं। प्रोटीन की पेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन के द्वारा कोडित न होकर एंटीकोडोन पर निर्भर करते हैं। एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन पर निर्भर करेंगे। जैसा कोडोन वैसा अमीनो अम्ल। आया? यारे बच्चों, लो बना लो। टीआरएनए की असली पिक्चर क्या है? क्लोवर लीव के उल्टा एल। देखो कैसे होता है, देखो गाड़ी यहां से शुरू होती है, ऐसे जाती है, ये लो एक धागा, ये 5 से 3, उल्टा एल। 3D के 2D, 3D। और 2D में क्या होगा? लौंग की पत्ती जैसा। ये ऐसा होता है, ये कोडोन है ना बेटा। वही संरचना है, मुड़ा हुआ होता है। आरआरएनए। और आपने राइबोसोम पढ़ा ना, राइबोसोम में दो चीजें होती है, आरआरएनए और प्रोटीन। आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण में काम आएगा। तीनों ही प्रोटीन संश्लेषण में जबरदस्त भूमिका निभाते हैं। एमआरएनए पर बनता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को जोड़ेगा, और राइबोसोम आरआरएनए बनाएगा। तीनों का रोल प्रोटीन संश्लेषण में, इसलिए इनको तीनों को अनआनुवांशिक आरएनए कहते हैं। सवाल को कई तरीके से मोड़ा सकते हैं। एमटीआर अनआनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं क्योंकि ये आनुवांशिक तौर पर उपयोगी ना होकर प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी है। स्पष्टीकरण सही है। और भी कई प्रकार हो गए, समय पर लिखेंगे। HNRNA, SNRNA, वो आगे आएंगे, अच्छा रहेगा। अब एनसीईआरटी में टीआरएनए दे रखा है, उसको पिक्चराइज कर लेते हैं, उसका फोटो कैसे होगा, उसकी संरचना क्या है। फिर सीधा अनुलेखन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी तक हिस्सा डीएनए का ही चला था पूरा। अब आरएनए शुरू किया है। आरएनए, आरएनए के प्रकार, अनुलेखन इकाई, अनुलेखन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, उसके बाद जेनेटिक कोडॉन, फिर प्रोटीन संश्लेषण, और फिर लैक ऑपेरॉन। सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे, दिमाग में पिक्चर, एक कहानी की रखा करो, बायोलॉजी बहुत आसान होगी। अगर आप बिगाड़ के पढ़ोगे रेंडमली तो बिगड़ जाएगी। कहानी की तौर पे इसके बाद ये आ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, तो चीजें आसानी से याद, कोई भी टॉपिक हो तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी चीजें। लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते बेटा।
जल्दी करो, 5 मिनट है, फोटो बन जाएगा तुम्हारे। थोड़ा स्पीड करो, ये टीआर नहीं हो जाएगा। जल्दी करो, 5 दिन की छुट्टियां हो गई, वैसे ही लेट हो गए अपन। हाँ फिर पता चलेगा कब, देखो अगस्त गया, सितंबर अक्टूबर, ये दिवाली नवंबर दिसंबर, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ टाइम। जिसके भी कम नंबर ऐसा तैयारी करा, कोई टेंशन नहीं करो, समय बहुत स्पीड से चलता है। इसलिए ठीक है, भी रेडी रहो, प्रिपेयर रहो, ढील मत छोड़ना अपने आप को, आलसी बनाना ही नहीं है। हो गया। चलो, टीआरएनए की संरचना देखते हैं बेटा, किसकी संरचना? टीआरएनए की। अरे पीछे, चलो चलो, लगाओ हेडिंग, क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए की संरचना। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। हॉली साइंटिस्ट ने बताया था। बेटा एमआरएनए की दिशा भी 5 से 3, ध्यान देखना। यहाँ पे जो चीजें हैं बेटा, ध्यान रखना, 5 डैश है, ग्वानिन वाला हिस्सा होता है, और ये 3 डैश वाला हिस्सा है जहाँ ओ एच होता है। यहाँ पे 3 डैश पे जो है मुक्त ओ एच समूह रहेगा। ए सी सी फिक्स होता है यहाँ पे, ए सी सी, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक्सेप्टर आर्म, साई साई फिजिक्स वाला साई, बिल्कुल सही है। यूरेसिल तो बड़ा, ये सूडो यूरेसिल होता है, साई को कहते हैं सूडो यूरेसिल, असामान्य नाइट्रोजन क्षारक है साई।
एक बार सबका ध्यान मेरी तरफ, तो बेटा 2 मिनट लूंगा आपका, देख लो लास्ट लास्ट ये टॉपिक। टीआरएनए, ये जो दिख रहा है आपको एक क्लोवर लीफ मॉडल है, लौंग की पत्ती के समान। मोटी मोटी चीजें देखो, एक धागा है, एक पूरा धागा जिसको मैंने फोल्ड किया, 5 से शुरू करो, ये देखो धागा ऐसे, ये मोड़ा, फिर ये मोड़ा, ये मोड़ा, और ये 3 पे खत्म हो गया। तो आरएनए की दिशा 5 से 3 है। बस टीआरएनए के 5वें सिरे पर कौन सा समूह है? ग्वानिन। और तीसरे पर एसीसी फिक्स होगा, फिक्स होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए जो OH है, तीसरे पर क्या है? OH। अमीनो एसिड पढ़ा, अमीनो एसिड में COS समूह होता है, और वहां से OH समूह और यहां से OH समूह, दोनों में से वाटर निकल गया, और अमीनो एसिड यहां पर जुड़ जाएगा। यानी यहां का OH और अमीनो एसिड का OH। बायोमोलिक्यूल पढ़ा? बायोमोलिक्यूल में सर ने आपको पढ़ाया होगा NH2CH, याद है? RCOOH। कौन है यहां और यहां कौन है? क्या निकल जाएगा? तो यहां से अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? जुड़ जाए। तो ग्राही भुजा का काम क्या है? अमीनो एसिड को ग्रहण करना। चलो, जहां नाइट्रोजन क्षारक आमने सामने हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बंध। ये धागा ऐसे चल रहा था, पर जब धागा समानांतर चलता है तो अपने पूरक क्रम में बैठ जाता है, और वो हाइड्रोजन बंध बना देगा। क्या बना देगा बेटा? सुनना मेरी बात। अगर मैं कहूं कि ए है तो यहां सामने कौन आ जाएगा? जी है तो सामने कौन आ जाएगा? तो ये जो है हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे। पर जहां पर असामान्य नाइट्रोजन क्षारक होंगे, सूडो यूरेसिल, इसका कोई पूरक होगा? इनोसिन, इसका कोई पूरक होगा? तो जब पूरक नहीं बनेंगे तो वहां घेरा बनेगा, उस घेरे को ही कहेंगे लूप। क्या कहेंगे? जहां असामान्य नाइट्रोजन क्षारक होंगे, हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा तो घेरा बन जाएगा, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लूप। एक लूप का नाम क्या है? टी साई सी लूप। और इसका काम है राइबोसोम की बड़ी उप इकाई। चीजें अभी भी अधूरी है, जब प्रोटीन पढ़ाऊंगा तब अच्छा समझाऊंगा। तो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई किसके साथ जुड़ती है? टी साई सी के साथ। आया? अभी याद रखना है चीज। उसके बाद नीचे देखो क्या है नाम? अभिज्ञाता। इसके ऊपर कौन? ये किसको पहचानेगा? कोडॉन किस पर? इसका मतलब कोडॉन 3 नाइट्रोजन चारकों का विशेष क्रम है। अगर कोडॉन अलग हुआ तो एंटी कोडॉन भी, तो टीआरएनए भी। तो अलग अलग टीआरएनए का कारण कौन है? अभिज्ञाता। छोटी सी श्रृंखला दिख रही है, क्या नाम है? ये श्रृंखला में भी नाइट्रोजन क्षारक अलग अलग हो सकते हैं। तो बताइए टीआरएनए अलग अलग कौन बना सकता है? अतिरिक्त। वो कौन सी 2 चीजें जो अलग अलग टीआरएनए के लिए उत्तरदायी है? अभिज्ञाता और एक और लूप का नाम बताओ, पूरा नाम? डाई हाइड्रो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है, और इसका काम है अमीनोमर को सक्रिय करके कहां जोड़े जाएंगे? ग्राही भुजा पर। अब फाइनली चीज सुन लो, इसका काम है अमीनो एसिड को ग्रहण करना, इसका काम है एंजाइम द्वारा अमीनोमर को सक्रिय करना, राइबोसोम की बड़ी इकाई के साथ। और इसके ऊपर कौन? इसको पहचानेगा, और ये कोडोन ही तय करेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा। आ गया? बस बना लो। कहां जा रहे हो रे? अगली बार जब हम मिलेंगे तो अनुलेखन के साथ आएगा। अनुलेखन इकाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अनुलेखन। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। डीएनए एप्लीकेशन के अच्छे क्वेश्चंस थे, और ये आरएनए के प्रकार।
ओके भाई, चलो समाप्त तो कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बेटा हम बात करते हैं। यहाँ अगला हमारा टॉपिक रहेगा अनुलेखन इकाई। आवाज मत करो यार। अनुलेखन इकाई और अनुलेखन। प्रो कैरेट और यू कैरेट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड लक।